हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की बिजनेस स्टडी का चैप्टर 12 जो है। सबसे पहले हम ये जानते हैं बच्चों कि मनुष्य की दैनिक क्रियाएं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य को धन की आवश्यकता होती है। आपकी भी कई सारी नीड्स होंगी, कई सारी आवश्यकताएं होंगी, हमारी भी होती हैं। उन सबको पूरा करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है और उस पैसे को प्राप्त करने के लिए हमें कोई ना कोई काम करना होता है। जब हम किसी काम को करते हैं और उसके बदले हमें पैसा मिलता है तो वो होता है आर्थिक क्रियाएं। और कई काम ऐसे भी होते हैं जो हम अपनी इच्छा पूर्ति से करते हैं, सेवा भावनाओं से करते हैं, जिसके बदले हमें धन प्राप्त नहीं होता, तो उसे कहा जाता है बच्चों अनार्थिक क्रिया। जी हाँ, मनुष्य की क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया में। आर्थिक क्रिया में वह काम होते हैं जिन कामों को करके मनुष्य धन को प्राप्त करता है और अनार्थिक क्रिया में वह कार्य होते हैं जिनको करके मनुष्य अपनी इच्छा को संतुष्ट करता है, अपनी जो इच्छा है, भावना है, उनको व्यक्त करता है। उसमें पैसे का कोई रोल नहीं होता। हम जानेंगे आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया में अंतर, दोनों में क्या अंतर होता है। सबसे पहला उद्देश्य, आर्थिक क्रिया का उद्देश्य ही होता है धन को प्राप्त करना, जबकि अनार्थिक क्रियाओं में सिर्फ इच्छा की पूर्ति होती है। पूर्तिकर्ता आर्थिक क्रिया में धन की पूर्ति की जाती है, अनार्थिक क्रिया में इच्छा की पूर्ति की जाती है। मापन, आर्थिक क्रिया को धन से मापा जाता है, मुद्रा से मापा जाता है, अनार्थिक क्रियाओं को मुद्रा में नहीं मापा जाता। वैधानिकता, आर्थिक क्रियाएं वैधानिक होती हैं, लीगल होती हैं, क्योंकि इसमें हम काम करके ही पैसे को प्राप्त करते हैं, जबकि अनार्थिक क्रियाएं वैधानिक नहीं होती हैं। सामान्य क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं बच्चों बहुत सामान्य होती हैं, क्योंकि इसमें हम लोग एक तरफ काम करते हैं, दूसरा तरफ उसका लाभ अर्जित करते हैं, जबकि अनार्थिक क्रियाएं सामान्य नहीं होती। कई बार अनार्थिक क्रियाएं ऐसी भी हो जाती हैं जिसमें लोग चोरी कर रहे होते हैं, तो वह व्यवसाय नहीं होगा, वह आर्थिक क्रिया नहीं होगी, उसमें वो पैसा जरूर कमाएगा पर वह वैधानिक नहीं होगा, इसलिए वह क्या होगा, अनार्थिक क्रिया। यहाँ हमने देखा आर्थिक और अनार्थिक में अंतर। मुझे आशा करती हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाओं के प्रकार, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। आर्थिक क्रियाएं, उनके प्रकारों को जानेंगे। आर्थिक क्रियाओं को 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला व्यवसाय, दूसरा पेशा और तीसरा रोजगार। पहले हम व्यवसाय के बारे में सारा जानेंगे, फिर पेशे और रोजगार की बात करेंगे। व्यवसाय का अर्थ होता है किसी क्रिया को करके धन को प्राप्त करना। किसी भी काम को करने से यदि आपको लाभ प्राप्त होता है तो वो हो जाता है आपका व्यवसाय, बिजनेस। हम इसी बिजनेस की विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि किन किन गुणों के कारण, किन किन विशेषताओं के कारण हम अपने व्यापार को बिजनेस का रूप दे सकते हैं। सबसे पहले विशेषताओं में है आर्थिक क्रियाएं। जो बिजनेस में जो काम कर रहे हैं हम, जो व्यापार में हम काम कर रहे हैं, वह आर्थिक होना चाहिए, जिसमें हम काम के बदले धन को प्राप्त करें, लाभ प्राप्त करें, तो ही वह हमारा व्यापार होगा, बिजनेस होगा। दूसरा है पारस्परिक संतुष्टि। व्यवसाय में दोनों तरफ संतुष्टि, पारस्परिक संतुष्टि में हमें भी संतुष्ट होना चाहिए और जो हमारे साथ व्यवहार कर रहा है उसको भी संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए, तभी वह बिजनेस होगा, अदरवाइज वह बिजनेस नहीं होगा। साहस का तत्व, व्यापार में साहस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साहस अर्थात आप कोई काम कर रहे हैं तो आपके पास इतना साहस होना चाहिए कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, फिर चाहे आपको लाभ हो या हानि, आप दोनों कंडीशन में उस चीज़ को संभाल सकें, तो ही आप बिजनेस कर सकते हैं और तो ही आपका बिजनेस महत्वपूर्ण होगा जब आप उसमें साहस के तत्व को भर देंगे। उपयोगिता का सर्जन, व्यवसाय में तीनों उपयोगिताओं का सर्जन होता है, समय, व्यापार और श्रम, तीनों उपयोगिताओं का सर्जन होता रहता है। वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय, बिजनेस तभी होगा जब आप किसी वस्तु या किसी सेवा का विक्रय कर रहे हैं। आपके साथ ये नहीं होगा कि आपके घर में कोई आपके दोस्त आए हैं और आपने उनको कोई चीज़ दे दी, तो वो बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस कब होगा, जब वो आता है, कोई ग्राहक आता है, आप उसको वस्तु देते हैं और उसके बदले में आप उससे
उसका मूल्य प्राप्त करते हैं, यानी कि उसको बेचते हैं, तभी आपका बिजनेस कहलाएगा। व्यवहारों में नियमितता मीन्स आपके जो बिजनेस चल रहा है वह नियमित रूप से चलना चाहिए, तो ही वह बिजनेस कहलाएगा। आपने एक वस्तु को बेच दिया, आगे फिर कोई लाइन नहीं है उस वस्तु को बेचने की, तो वो बिजनेस नहीं होगा, वो एक टाइम का व्यापार हो गया, मीन्स वो खत्म, वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। बिजनेस वो होता है जिसमें आप कंटिन्यूस चीज़ को विक्रय कर रहे हो। जोखिम का तत्व, जोखिम मीन्स अनिश्चितताओं से भरा हुआ व्यापार, वो होता है जोखिम। कब आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो जाए और कब आपको बहुत ज़्यादा हानि हो जाए, ये चीज़ आप नहीं जानते। तो इस तत्व से भरा हुआ आपको होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा बिजनेस चला सकते हैं। आपका बिजनेस ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज अगर लाभ हो रहा है तो ठीक है चल रहा है, लेकिन हानि हुई है तो आपने उसको बंद कर दिया, तो फिर वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। वो तो सिर्फ आपने प्रॉफिट करने के लिए खोला और बंद कर दिया, तो वो बिजनेस नहीं होता। बिजनेस होता है हर कंडीशन में आप उसको चलाते रहें, चाहे आपको नुकसान हो या फिर लाभ। अगला है कला एवं विज्ञान दोनों। आपका व्यवसाय कला और विज्ञान दोनों से भरा होना चाहिए। आपके व्यवसाय में ज्ञान भी होना चाहिए, प्लस आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि आप अपने बिजनेस को कुछ ना कुछ नया देते रहें और ऐसी नई नई चीज़ें करते रहें, ताकि आपके बिजनेस का जो मूल्य है मार्केट में हमेशा बना रहे। अगला है लाभ प्राप्ति। व्यवसाय किया ही लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से जाता है, इसलिए हमेशा ये याद रखें कि व्यापार वही होगा जिसमें आप लाभ प्राप्ति का गुण देखते हो। वैधानिकता, आपका बिजनेस वैधानिक होना चाहिए, अवैधानिक नहीं, मतलब लीगल होना चाहिए। जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको सारी औपचारिकताओं को पूर्ण करना चाहिए। कई सारी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कई सारी सरकारी औपचारिकताएं होती हैं, सामाजिक औपचारिकताएं होती हैं, इन सबको पूरा करके ही अगर आप उस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वो बिजनेस आपका वैधानिक कहलाता है। व्यापक क्षेत्र, बिजनेस का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप जिस एरिया में उस बिजनेस को खोलना है बस आप वहीं पर क्रय विक्रय करें, बल्कि आपका मोटिव होना चाहिए कि आपका बिजनेस इतना फैला हुआ हो कि दूर दूर तक आप अपने बिजनेस की वस्तुओं को बेच सकें। तो बच्चों ये तो थी बिजनेस की, व्यवसाय की विशेषताएं। अब हम जानेंगे व्यवसाय का महत्व अथवा लाभ, मतलब व्यवसाय करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे राजस्व की प्राप्ति। राजस्व की प्राप्ति से मतलब है कि हम अपने बिजनेस की ख्याति को प्राप्त करते हैं। जितना ज़्यादा पुराना आपका बिजनेस होता है उतना ही नाम आपका मार्केट में चलता है। तो ये होती है आपकी राजस्व की प्राप्ति। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, हम जानते हैं कि सभी हमारे देश में बहुत सारी प्राकृतिक संसाधन हैं, उन सब संसाधनों का समुचित प्रयोग करें, उचित प्रयोग करें और उनसे किसी भी प्रकार की हानि ना हो, ऐसे उन संसाधनों का प्रयोग करके हम व्यवसाय में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्राकृतिक शिक्षा का प्रसार, शिक्षा का प्रसार मीन्स बिजनेस से हम कई सारी शिक्षाओं का भी प्रसार करते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि आज भी हम पढ़ाई कर ही बिजनेस को सेटअप करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारी कोर्स होती हैं जिसमें आपको शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो इससे भी ये भी हम लोग बाहर व्यवसाय स्टार्ट करके ये भी देते हैं कि हाँ इतना पढ़ा लिखा होगा तब हम उसको अपने व्यापार में, व्यवसाय में नौकरी देंगे, तो इससे शिक्षा का प्रसार होता है। सामाजिक जीवन स्तर में सुधार, हम अपने व्यवसाय से समाज में रह रहे सभी व्यक्तियों के जीवन के स्तर को सुधार सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं। आर्थिक नियोजन में सहायक, जो व्यवसायिक क्रियाएं होती हैं बच्चों, वह आर्थिक नियोजन में सहायक होती हैं। हमारी स्वयं की आर्थिक योजनाएं, आर्थिक योजनाओं से मतलब है जो हम अपना पैसा कमाते हैं उसको किस तरीके से हम लोग मैनेज करते हैं, उसकी योजना कैसे बनाते हैं। हम भी अपने लिए करते हैं और देश के लिए भी वही योजनाएं बनती हैं। तो उन सब योजनाओं में अच्छा योजना बनाने में सहायक होता है एक व्यवसाय। आगे हम बात करते हैं व्यवसाय। अभी हमने देखा व्यवसाय क्या होता है, अब हम जानेंगे पेशे के बारे में। बच्चों पेशा जिसमें, ध्यान से समझेंगे, पेशा जिसमें व्यक्ति अपनी पूरी शिक्षा प्राप्त करके वैधानिक रूप से डिग्री प्राप्त करके अपनी सेवाएं देता है और उस सेवाओं के बदले जब वह पैसा कमाता है, शुल्क प्राप्त करता है, उसे कहा जाता है पेशा। रोजगार, रोजगार में बच्चों
आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता, बल्कि रोजगार क्या होता है, हम किसी के व्यापार में जाकर काम करते हैं, सिर्फ काम के बदले हमें वो वेतन देता है, वो होता है रोजगार। हम इन तीनों को अंतर के रूप में समझेंगे, व्यवसाय, पेशा और रोजगार। सबसे पहले कार्य की प्रकृति। बच्चों, कार्य की प्रकृति कैसी होती है? व्यवसाय में पूर्ण कार्य व्यवसाय के मालिक को ही करना होता है, बल्कि इसमें पैसे से लगाने से लेकर लाभ प्राप्त करने तक का कार्य जो होता है वो व्यवसाय के स्वामी का ही होता है। और पेशे में सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने का कार्य होता है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद सिर्फ सेवाएं देनी होती हैं, जिसके बदले में आपको शुल्क प्राप्त करना होता है। रोजगार में आपके सिर्फ काम का मूल्य होता है, जिसको आपको वेतन के रूप में प्राप्त किया जाता है। प्रतिफल, व्यवसाय में आपको प्रतिफल लाभ के रूप में मिलता है, पेशे में प्रतिफल आपको शुल्क के रूप में मिलता है, और रोजगार में प्रतिफल आपको वेतन के रूप में मिलता है। अगला है पूंजी का विनियोजन। व्यवसाय में बहुत अधिक पूंजी आपको लगानी पड़ती है, पेशे में उससे कम पूंजी लगानी पड़ती है, व्यवसाय से कम, क्योंकि पेशे में सिर्फ हमें शिक्षा प्राप्त करने में जितना पैसा लगाना होता है वो होती है पूंजी, है ना। और रोजगार में हमें पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम किसी और के अंडर में काम कर रहे होते हैं, इसलिए उसमें हमें पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं होती। स्थापना का तरीका। जो व्यवसाय है बच्चों, उसमें स्थापना करने के लिए आपको बहुत सारी औपचारिकताएं पूर्ण करनी होती हैं, सामाजिक और वैधानिक सारी औपचारिकताएं, तभी आप एक लीगल व्यवसाय को स्थापित कर सकते हैं। जबकि पेशे में विशेषज्ञ के रूप में आपको प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है, और उस प्रमाण पत्र के आधार पर आप अपना क्लिनिक खोलकर, अपना चैम्बर खोलकर सिर्फ शुल्क के रूप में लोगों को अपनी सेवाएं, परामर्श दे सकते हैं। और रोजगार में कोई स्थापना नहीं करनी होती, बल्कि आपको किसी और के स्थापित व्यवसाय में जाकर आपके काम को देना होता है, आपकी सेवाओं को देना होता है, जिसके बदले में आप वेतन प्राप्त करते हैं। जोखिम, सबसे अधिक जोखिम जो होता है वो होता है व्यवसाय में, और उससे कम जोखिम होता है पेशे में, और रोजगार में किसी भी प्रकार का कोई जोखिम बच्चों नहीं होता। यह तो था व्यवसाय, पेशा और रोजगार में अंतर। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये तीनों समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों व्यवसाय के उद्देश्यों की। व्यवसाय के उद्देश्य 4 भागों में बांटे गए हैं। पहला है आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, मानवीय उद्देश्य और राष्ट्रीय उद्देश्य। इन चारों उद्देश्यों को मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे आर्थिक उद्देश्य क्या है। आर्थिक उद्देश्य में सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है लाभ अर्जित करना। आर्थिक मीन्स हम समझते ही हैं पैसा कमाना, तो इसका सबसे पहला जो पॉइंट होता है वह यही होता है कि हमें ऐसी क्रियाएं करनी चाहिए, अपने व्यवसाय का उद्देश्य ये होना चाहिए कि ताकि हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। दूसरा है संसाधनों का उचित प्रयोग। जी हाँ बच्चों, हमारे व्यवसाय में यह उद्देश्य होना चाहिए कि जिन संसाधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं उनका प्रयोग उचित से उचित करें, और ऐसा प्रयोग करें जिसमें हम अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करके कम से कम उसमें लागत लगाएं। अगला है उत्पादन में वृद्धि। हमारे व्यवसाय का उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने जिस भी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उस उत्पादन में वृद्धि कर सकें, अधिक से अधिक उसका उत्पादन करें, ताकि हमारी जो लागत है वह कम हो। जब लागत कम होगी, उत्पादन अधिक होगा, तो हमें उससे लाभ भी अधिक प्राप्त होने लगेगा। अगला है मांग उत्पन्न करना। हमें अपनी वस्तु की मांग को उत्पन्न करना होता है मार्केट में। आप ये नहीं कहेंगे कि मार्केट में हाँ मेरी वस्तु का अच्छी से चल रही है, ऐसा नहीं होता। जब तक हम जो बिजनेसमैन होता है वह अपनी वस्तु का प्रचार प्रसार नहीं करता, लोगों को सैंपल्स फ्री में नहीं बांटता, तब तक उस वस्तु की मांग मार्केट में नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब तक वस्तु का उपभोक्ता को नॉलेज नहीं होगा तो वो उसको यूज़ भी नहीं करेगा। और यूज़ तभी हम उसको नॉलेज तभी दे सकते हैं जब हम उसको सैंपल्स बांट सकते हैं, या हम उसका एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा करें जिससे उसे पता चल सके। और जब उसे हमारी वस्तु के बारे में पता चलेगा तो हमारी मांग का भी वृद्धि हो जाएगी, उस वस्तु की मांग भी बढ़ जाएगी। अगला है नव परावर्तन। हमारे व्यवसाय का यह उद्देश्य होना चाहिए कि जो भी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उसमें हमेशा कुछ नया विचार लाएं, कुछ नया रूप दें, ताकि वह लोगों के लिए रुचि बन सके कि नहीं अब ये नई चीज़ आई है तो ये कैसी होगी।
जिससे हमारा जो उद्देश्य है लाभ कमाने का वो पूर्ण हो पाएगा। राष्ट्रीय आय में वृद्धि। जी हाँ बच्चों, व्यवसाय का यह उद्देश्य होता है कि वह अपने आय के साथ साथ राष्ट्र के आय में भी वृद्धि कर सके। जब उसका बिजनेस खुद अच्छी आय कमाएगा तो ऑब्वियसली धीरे धीरे राष्ट्र की आय भी बढ़ने लगेगी। अगला है देश की आर्थिक उन्नति करना। हम बिजनेस करेंगे, अपने देश में करेंगे और देश के साथ साथ हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के साथ साथ देश की आर्थिक उन्नति भी करने लगेंगे। आवश्यकताओं को पूरा करना। जिन भी आवश्यकताएं होती हैं व्यवसाय की, उन आवश्यकताओं को पूरा करना ताकि हमारा बिजनेस अच्छे से संचालित हो सके, पूर्ण हो सके। प्रबंधकों एवं कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि करना। व्यवसाय में यह उद्देश्य मुख्य होता है क्योंकि कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं और प्रबंधक होता है। इन दोनों की जब आवश्यकताओं को हम पूरा नहीं करेंगे तो यह ठीक से कार्य नहीं कर पाएंगे और जब यह व्यवसाय में कार्य नहीं करेंगे तो बिजनेस हमारा सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम प्रबंधकों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि कर सकें, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करके। अब पढ़ेंगे हम सामाजिक उद्देश्य के बारे में। सामाजिक मतलब समाज में जहाँ पर हमने अपना व्यवसाय स्थापित किया है और जिन लोगों के लिए हमने वो व्यवसाय स्थापित किया उनके लिए हमारे क्या उद्देश्य होने चाहिए हमारे बिजनेस के। सबसे पहला है जीवन स्तर ऊंचा करना। उच्च जीवन स्तर मीन्स जो समाज में रह रहे व्यक्ति हैं हम उनके लिए ऐसा उत्पादन करें जिससे उनके जीवन में, उनके स्तर में उच्चता आए, वह अपने जीवन को और ऊपर उठा सके। अगला है अच्छे किस्म की वस्तुओं का उत्पादन। जी हाँ बच्चों, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि समाज में जिस वस्तु को हम दे रहे हैं उसकी किस्म अच्छी हो, उससे किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो और जो उपभोक्ता हमें उस वस्तु का मूल्य चुका रहे हैं हम उस मूल्य के हिसाब से उसको उतनी कीमत की वस्तु उपलब्ध करा सकें। अगला है रोजगार उपलब्ध कराना। हमारा बिजनेस स्थापित करने का ये उद्देश्य होना चाहिए कि समाज के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगारों को उपलब्ध करा सकें ताकि समाज में रह रहे व्यक्तियों को अधिक से अधिक रोजगार मिले हमारे व्यवसाय के अंदर, जिससे हम समाज के उद्देश्यों को भी पूरा कर सकें। समाज के विभिन्न वर्गों में को लाभ पहुंचाना। विभिन्न वर्गों में समाज में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जैसे हमारे व्यवसाय में काम कर रहे कर्मचारी, प्रबंधक और प्रशासन, तीनों अलग अलग स्तर हैं, है ना, विभिन्न भाग हैं। तीनों भागों में पूरी सामाजिक उद्देश्यों में उनके वेतन से लेकर उनकी जीवन स्तर से लेकर हर आवश्यकताओं को पूरा करना हमारा कर्तव्य है समाज के विभिन्न भागों को देखते हुए। लोक कल्याण। हमें अपने बिजनेस में लाभ कमाने के साथ साथ लोक कल्याण सेवाएं भी करनी चाहिए। लोक कल्याण सेवाएं मीन्स कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि हम लोग सुनते हैं ना कि आज इस बिजनेसमैन ने यहाँ पर ऐसा अनुदान किया, गुप्त दान किया, वो वैसी चीज़ें हमारे बिजनेस में कुछ तो होनी चाहिए कि हम किसी शिक्षा के ही तौर पर मान लें कि हम लोग आजकल एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि शांति आंवला तेल लेने से उसका कुछ % शिक्षा के लिए जाता है, देखते हैं सभी लोग। तो वैसे ही लोक कल्याण के कार्य भी हमें अपने बिजनेस में करने चाहिए। अनुचित लाभ प्राप्ति को दूर करना, यानी कि अनुचित यानी कि हम ये नहीं सोच के अपने बिजनेस को करें कि बहुत सारा लाभ मिले, बहुत सारा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाभ मिले लेकिन उतना ही जितना हम उसको प्राप्त करने के हकदार हैं। बहुत सारा कमाने के चक्कर में हम लोग बहुत सारी गलत सी क्रियाएं कर देते हैं जो उचित नहीं होती हैं। अगला है पर्यावरण सुधार हेतु। जी हाँ बच्चों, हमें समाज के सबसे महत्वपूर्ण अंग पर्यावरण को पूर्ण ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपने बिजनेस से पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं और उसमें हमेशा सुधार करते रहना चाहिए अपने बिजनेस के द्वारा। आगे बात करेंगे हम मानवीय उद्देश्यों के लिए। मानवीय उद्देश्य जो मनुष्य से संबंधित होते हैं, जो व्यवसाय में कार्य कर रहे हैं कर्मचारियों, प्रबंधकों से संबंधित होते हैं, उन उद्देश्यों के बारे में जानेंगे। मानवीय उद्देश्य मीन्स जो व्यक्ति, जो कर्मचारी हमारे व्यवसाय में रोजगार कर रहा है, जो हमारे बिजनेस में काम कर रहा है, उसके रोजगार को हम बिल्कुल स्थिर बनाएं। हम उसको ये ना कहें, हम उसके अंदर ये ना हो कि मेरा जो काम है वो कुछ समय के लिए है, या उसके मन में इस तरीके का कोई डर ना हो, बल्कि वह स्वतंत्र हो अपने बिजनेस के लिए और उसके पास सुरक्षा हो कि हाँ मैं जब तक कमा रहा हूँ मुझे मिलेगा।
तो वही चीज़ होती है कि हमें उसकी मानवीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसके रोजगार की सुरक्षा उसे देनी चाहिए, उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा उसे प्रदान करनी चाहिए। हमारे बिजनेस में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए जो स्थान होता है वह स्थान इतना स्वच्छ और इतना सुरक्षित होना चाहिए ताकि उसके स्वास्थ्य पर उससे कोई भी प्रभाव ना पड़े। और मानवीय उद्देश्यों में हमें कर्मचारियों को उनके वेतन से लेकर बोनस भत्ते हर चीज़ को समय पर उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वह काम करने के लिए अपने पूर्ण कुशलता से काम को पूरा कर सके। अगला, उसकी पदोन्नति। हर व्यक्ति चाहता है कि वो जो काम कर रहा है उससे वो इतना अच्छा करे ताकि उसकी पोस्ट में बढ़ोतरी हो। तो हमें यह भी ऑप्शन उनको देना चाहिए कि आप जितना अच्छा काम करेंगे हम आपकी पदोन्नति करेंगे, जिससे वह अपने कार्य में और कुशलता लाता है। अब बात करेंगे हम राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए। राष्ट्र के प्रति एक व्यवसाय के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन के बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन बहुत सारे हमारे लिए उपलब्ध हैं, तो हम उन संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग करें अपने व्यवसाय में कि उसका समुचित प्रयोग हो सके और कम प्रयोग के साथ अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें, ताकि हम प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट ना करें अधिक से अधिक। अगला है जोखिम और मुनाफाखोरी, बाकी सारी चीज़ों से दूर रहना, भ्रष्टाचार से दूर रहना। हमें अपने राष्ट्र में अगर वृद्धि करनी है, अपने राष्ट्र की आय में वृद्धि करनी है तो हमें भ्रष्टाचार को दूर करना होगा, मुनाफाखोरी को दूर करना होगा, जमाखोरी को दूर करना होगा। बल्कि हमें अपने बिजनेस को, आजकल हम लोग सुन रहे हैं कि डिजिटल हर चीज़ होनी चाहिए। डिजिटल से क्या होगा, हम जमाखोरी करना भूल जाएंगे। जो व्यक्ति अपने घरों में पैसा जमा करके रखने लगते हैं, जिससे क्या होता है, राष्ट्र के जो आर्थिक स्थिति होती है वह कमज़ोर होने लगती है। क्यों? क्योंकि देश के पास पैसा नहीं होता, लोग अपने घरों में उस पैसे को दबा कर रखने लगते हैं, जिससे उस पैसे का यूज़ नहीं होता, बल्कि वो एक जगह फिक्स हो जाते हैं और देश में उसकी कमी आ जाती है। तो ऐसी चीज़ नहीं आनी चाहिए। इसलिए शायद अब हमारे देश में एक डिजिटल इंडिया के रूप में हम लोग देख रहे हैं कि डिजिटल इंडिया बनाया जाए, जिससे हर काम डिजिटल हो। डिजिटल में आप जमाखोरी को भूल जाएंगे, क्योंकि उसमें हम पैसे को जमा करके नहीं रख सकते। आपका बैंक डिटेल आपके मोबाइल पर रहता है, जिसमें आपके बैंक डिटेल को सरकार से जोड़ा जाता है कि सरकार के पास भी उस सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन रहती है। अगला बात करते हैं पर्यावरण प्रदूषण, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पर्यावरण प्रदूषण, हमारा व्यवसाय ऐसा होना चाहिए जिससे हम अपने पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाएं, जिससे हम राष्ट्र को भी अच्छी उन्नति दे सकेंगे। करों को समय पर पूरा करना यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बच्चों, क्योंकि यही एक आय का सोर्स होता है हमारे राष्ट्र के लिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसका टैक्स जो सरकार के द्वारा लिया जाता है उसे हम समय पर पूर्ण करें, जिससे राष्ट्र की आय हो और राष्ट्र की आय में वृद्धि हो। क्योंकि राष्ट्र की आय का एक सोर्स यही होता है कर, और कर सबसे ज़्यादा बिजनेस से ही प्राप्त करती है सरकार। बच्चों, व्यवसायिक जोखिम की जो सबसे महत्वपूर्ण होता है व्यवसाय को संचालित करने में। जोखिम मीन्स बहुत ज़्यादा, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ही हम लोग लाभ कमा लेते हैं, और कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि लाभ तो नहीं बल्कि हम नुकसान में चले जाते हैं। तो वो हो जाता है व्यवसायिक जोखिम, जो कि हमें बिजनेस में बहुत ही महत्वपूर्ण एक बिंदु के समान होता है कि हाँ, कभी ना कभी लाइफ में ऐसा होना ही है। तो हमें ये अपने मन में ठान कर ही बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। जब हम इसको ठान लेते हैं तो हम इससे पार भी लग जाते हैं। अभी हम बात करेंगे व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति की। जोखिम किन किन कारणों से उत्पन्न होती है। सबसे पहले अनिश्चितताओं के कारण उत्पन्न होना चाहिए। अब बच्चों, जो जोखिम है वह अनिश्चितताओं के कारण होती है, क्योंकि हम लोग अपने व्यवसाय में पूर्वानुमान लगा लेते हैं, पहले से ही सोच के रखते हैं कि ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। तो वो जो हम पूर्वानुमान लगाते हैं कई बार वह पूर्ण नहीं हो पाता, वैसा नहीं हो पाता, क्योंकि हमें नहीं पता कि आज अगर मौसम अच्छा है तो कल भी अच्छा होगा, ऐसा हमें नहीं पता। तो ये अनिश्चितता हो जाती है। इसके कारण से कई सारी जोखिमें हमें व्यवसाय में उठानी पड़ सकती हैं। अगला है जोखिम व्यवसाय का अनिवार्य तत्व। मैंने पहले भी कहा व्यवसाय का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है जोखिम उठाना। अगर आप इसको फिक्स कर लेते हैं कि हाँ, व्यवसाय कर रहे हैं यानी कि जोखिम उठाना है, हम लोग एक रिस्क ले ही रहे हैं, तो आप अपने बिजनेस को संचालित कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मैं ये नहीं करूँ, मुझे कभी नुकसान ना हो, मैं ऐसा बिजनेस करूँ, तो आप कभी कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते।
अगला है लाभ जोखिम वहन करने का पुरस्कार है। जी हाँ, हमको जो लाभ मिलता है बच्चों, वह एक तरीके का जो जोखिम है उसका पुरस्कार होता है। अगर आप जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं और आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो आपको कभी ना कभी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है और वह प्रॉफिट आपके लिए एक पुरस्कार के समान होता है। अगला है जोखिम व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार पर निर्भर करता है कि जोखिम छोटा होगा या बड़ा होगा। यह आपके बिजनेस पर निर्भर करता है, आपका बिजनेस कैसा है। आपका बिजनेस बड़ा है तो कई बार आपको बड़ा जोखिम भी उठाना पड़ता है, आपका बिजनेस छोटा है तो कई बार आपको जोखिम छोटा भी उठाना पड़ेगा। तो ये जोखिम जो है वो आपकी व्यवसाय की प्रकृति पर और आकार पर निर्भर करता है। अब हम बात करेंगे जोखिमों के कारण की, कि व्यवसाय में जो जोखिम आते हैं वो किन किन कारणों से आते हैं। हम पढ़ेंगे 5 कारण होते हैं: प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण और आर्थिक कारण, वस्तुगत या भौतिक कारण और अन्य कारण। पहले मैं बताऊंगी प्राकृतिक कारणों के बारे में। प्राकृतिक कारण जैसे कई बार अचानक से तूफान आ जाना, भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना। बाढ़ से अभी भी हम देख रहे हैं कि कई सारी परेशानियां आ रही हैं, कई सारे बिजनेसमैन, अभी हम जो चल रहा है महामारी कोरोना की वजह से बिजनेस में कितना घाटा आ रहा है, ये एक प्राकृतिक कारण है जोखिम वहन करने का। मानवीय कारण, हमारे व्यवसाय में काम कर रहे मनुष्य, कर्मचारी, प्रबंधक, उनके कई सारे ऐसे कार्य होते हैं जिनके कारण हमें व्यवसाय में जोखिम उठानी पड़ती है। कई बार कर्मचारी हड़ताल पर बैठ जाते हैं जिसके कारण से हमारा व्यापार ठप हो जाता है, उस समय के लिए हमें जोखिम उठानी पड़ती है। तो ये होते हैं मानवीय कारण। आर्थिक कारण में कई बार होता है कि हमारे पास पैसे की कमी आ जाना जिससे हम व्यवसाय को पूर्ण पूंजी नहीं दे पा रहे होते हैं। कई बार पैसा तो है लेकिन हम उसको कहीं गलत जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं जिससे हमें नुकसान हो जाता है। ये होते हैं आर्थिक कारण। अगला है वस्तुगत या भौतिक कारण। भौतिक कारण में अचानक से कुछ ना कुछ हमारी बड़ी से बड़ी मशीनें होती हैं खराब हो जाना जिसके कारण हमें व्यवसाय में जोखिम उठाना पड़ता है। और अन्य कारणों में बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कई बार हम देख लेते हैं कि हमारे बिजनेस में अच्छा काम चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है और अचानक से कोई कॉम्पिटिटर हमारे बिजनेस का हमारे सामने आ जाता है जिसका सामना हम अचानक से नहीं कर पा रहे, तो हमें जोखिम उठाना पड़ता है। तो ये था जोखिमों के कारण। अब हम बात करेंगे व्यावसायिक क्रियाओं की। जो है ना, आपको व्यावसायिक क्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है उद्योग और दूसरा है वाणिज्य। मैं समझाऊंगी उद्योगों को। पहले उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक उद्योग, द्वितीय उद्योग और तृतीय उद्योग। प्राथमिक उद्योग जो सबसे पहले आते हैं वो होते हैं निष्कर्ष उद्योग या जननिक, जहाँ पर किसी चीज का उत्पादन किया जाता है या किसी चीज की खोज की जाती है, जनन किया जाता है। जनन उद्योग जैसे पशुपालन जो उद्योग होते हैं वो प्राथमिक उद्योग होते हैं, वहाँ पर पशुओं को पालकर जनन का कार्य किया जाता है। द्वितीय उद्योग में निर्माणी उद्योग आते हैं जहाँ पर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, वह होते हैं द्वितीय उद्योग। और तृतीय उद्योग में आता है परिवहन के साधन, बैंकिंग, जो उस 2 बिजनेस को चलाने के लिए जिन साधनों का हम प्रयोग करते हैं वो तृतीय उद्योग में आते हैं। ये हो गए उद्योग के बारे में। अब हम जानेंगे वाणिज्य के बारे में। वाणिज्य में बच्चों हम 2 प्रकार से देखते हैं, एक होता है व्यापार और दूसरा होता है व्यापार के सहायक। वाणिज्य और व्यापार 2 अलग अलग चीजें। व्यापार जिसमें हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं और वाणिज्य जिसके अंदर व्यापार की सारी क्रियाएं सम्मिलित होती है। इसको मैं आगे समझाऊंगी, पहले हम देखेंगे। व्यापार 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आंतरिक व्यापार, दूसरा होता है विदेशी व्यापार। आंतरिक व्यापार जो हमारे देश के अंदर किए जाते हैं उन्हें कहेंगे हम लोग आंतरिक व्यापार, है ना। और आंतरिक व्यापार 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फुटकर व्यापार, दूसरा होता है थोक व्यापार। फुटकर व्यापार वह होता है जो हमारे आस पड़ोस में जो छोटी मोटी दुकानें या शॉप्स या मॉल खुले रहते हैं जहाँ पर हम थोड़ी सी मात्रा में वस्तुओं को खरीदने के लिए जाते हैं, बोलते हैं फुटकर व्यापार। और थोक व्यापार वो होते हैं बच्चों जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का संग्रह करके रखते हैं और उनका क्रय विक्रय करते हैं बड़ी मात्रा में, वो होते हैं थोक व्यापार। अब मैं बात करूँगी विदेशी व्यापार के बारे में। बच्चों विदेशी व्यापार जो विदेशों में किया जाता है, हमारे देश में माल का उत्पादन करते हैं और हम अपने माल को विदेशों में जब बेचते हैं तो उसे कहा जाता है विदेशी व्यापार। जैसे हमारे माल को हमें कहीं भेजना है, निर्यात करना है, हमें किसी और देश से माल को मंगाकर हमें अपने देश में बेचना है, उसका निर्यात करना है।
कोई माल हम अपने देश में मंगाकर किसी और देश को बेच रहे हैं उसे कहते हैं पुनर्निर्यात। ये होते हैं विदेशी व्यापार के प्रकार। अब हम बात करेंगे व्यापार के सहायकों की। व्यापार में कौन कौन सी चीज़ें सहायक होती हैं। सभी जानते हैं यातायात मुख्य साधन होता है व्यापार में सहायक करने के लिए। हम जो माल उत्पादित करते हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना यातायात का ही कार्य होता है। अगला है संदेश वाहन। संदेश वाहन मीन्स मैसेज पहुंचाना एक दूसरे को। हम जो बिजनेस कर रहे हैं, हमारा जो हम प्रोडक्ट उत्पादित कर रहे हैं उसका मैसेज उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए हमें संदेश वाहन की जरूरत पड़ती है, जो एडवर्टाइजमेंट कहलाते हैं ना। बैंकिंग, बीमा, ये सब व्यापार के सहायक कार्य होते हैं। भंडारण, विज्ञापन, ये सब सहायक कार्य होते हैं जिसको हम डिटेल में आगे हर लेसन में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं, अभी मैंने जैसे बताया आपको, वाणिज्य अलग चीज होती है और व्यापार अलग चीज होती है। दोनों में क्या अंतर होता है मैं आपको आज समझाऊंगी। वाणिज्य और व्यापार में अंतर। आशय, सबसे पहले आशय देखेंगे। वाणिज्य वह होता है जिसमें व्यापार की सारी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जबकि व्यापार क्या होता है जिसमें किसी वस्तु का सिर्फ क्रय विक्रय किया जाता है। अगला है क्षेत्र। वाणिज्य का जो क्षेत्र होता है वह बहुत बड़ा होता है, व्यापक क्षेत्र होता है, जबकि व्यापार का जो क्षेत्र होता है वाणिज्य से कम छोटा होता है, मतलब मीन्स छोटा होता है। सिर्फ व्यापार का कितना क्षेत्र होता है, वस्तुओं का क्रय विक्रय कितनी एरिया तक कर सकते हैं, वही उसका क्षेत्र होता है। पूर्णतः वाणिज्य के अंतर्गत व्यापार पूर्णता से सम्मिलित होता है, जबकि व्यापार के अंदर वाणिज्य एक सिर्फ अंग है ना, पूर्णता से सम्मिलित नहीं होता, बल्कि व्यापार पूर्णता से वाणिज्य के अंतर्गत सम्मिलित होता है। सरकारी हस्तक्षेप। वाणिज्य में सरकार का पूरा हस्तक्षेप होता है, क्योंकि वाणिज्य में बहुत सारी क्रियाएं आती हैं। माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, माल का बीमा करवाना और माल का जो भी टैक्स वगैरह जो सब कुछ आता है वो सरकार के अंतर्गत आता है, इसलिए उसमें सरकारी हस्तक्षेप पूर्णतः से होता है। व्यापार में सरकारी हस्तक्षेप होता है पर कम होता है। क्यों? क्योंकि व्यापार में सिर्फ माल का क्रय विक्रय हो रहा होता है, तो बस उतने ही तक जो टैक्स लग रहा होता है या जो आपको उसके लिए स्टार्ट करने के लिए जो भी क्रियाएं करनी होती है उतना ही सरकारी हस्तक्षेप होता है। मतलब वाणिज्य में अधिक हस्तक्षेप होता है और व्यापार में हस्तक्षेप कम होता है। तो अभी हमने जाना कि क्या होता है व्यापार और वाणिज्य। अब हम जानेंगे कि भारत में वाणिज्य का इतिहास क्या है। बच्चों बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाकर मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे भारत में जो व्यापार और वाणिज्य का जो इतिहास है वह वैदिक काल, मुगल काल, ब्रिटिश शासन काल से शुरू होता आ रहा है, तब से चल रहा है हमारे देश में व्यापार। पहले जब प्राचीन काल में था तब क्या होते थे, एक राजा दूसरे राजा से व्यापार करता था, अपने राज्य में उत्पादित मालों को वह दूसरे राज्य को देकर उससे उत्पादित मालों को अपने राज्य में प्राप्त करता था और अपने राज्य के रह रहे लोगों में वह वितरित करता था। तब इस तरीके का व्यापार हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे इस वाणिज्य में स्वतंत्रता के बाद वाणिज्य की जो क्रियाएं हैं वो हमारे देश में आई, जिसे हम एक करके पढ़ते हैं। देखिए, पहला है देशी बैंकिंग पद्धति। ये स्वतंत्रता के बाद आई। देश मतलब हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद हमने बैंकिंग पद्धति को देखा। बैंकिंग पद्धति के अंतर्गत हम लोग बैंक से अपने व्यापार को संचालित कर सकते हैं, जिसमें हमारे व्यापार में बैंक का बहुत बड़ा हाथ होता है। बैंक हमें लोन देता है अपने व्यापार को शुरू करने के लिए। अगर हम अपने व्यापार की वस्तुओं को किसी को अब तो जो देख रहे हैं, अभी जो आधुनिक काल जो वर्तमान में चल रहा है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है बैंक का कार्य, क्योंकि अब हम लोग अपने व्यापार को डिजिटल से कन्वर्ट करने वाले हैं। हम लोग देखते हैं ऑनलाइन जो हम लोग परचेसिंग करते हैं उसमें हमें अपने जो पेमेंट देना होता है वो भी हमें अपने बैंक के थ्रू देना होता है। हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो यानी कि अब कुल मिलाकर देखा जाए तो बैंक का एक महत्वपूर्ण योगदान हो गया हमारे व्यापार में, हमारे भारत में। अगला है मध्यस्थों का उदय। धीरे धीरे जब बैंकिंग आई तो फिर धीरे धीरे मध्यस्थों का उदय होने लगा। मध्यस्थों में मीन्स बीच वाले, जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने वस्तुओं का निर्माण किया जिसमें मुझे अब वस्तुओं का निर्माण मैंने अपने व्यापार में कर लिया, लेकिन मुझे अब वहाँ उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए बहुत से लोगों की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने तो सिर्फ उत्पादन करके छोड़ दिया, अब उस माल को कैसे बेचना है, मार्केट में कौन जानेगा, वह फुटकर व्यापार, थोक व्यापार, तो ऐसे करके बीच में जो मध्यस्थों की उदय होने लगा। अगला है यातायात का परिवहन।
जी हाँ बच्चों, फिर जैसे जैसे मध्यस्थों की स्थापना उदय होने लगा तो यातायात की आवश्यकता पड़ने लगी। क्यों? क्योंकि हम अपने व्यवसाय को दूर तक फैलाना चाहते हैं, जिसके लिए हमें अपने माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की आवश्यकता पड़ने लगी, जिससे यातायात के साधनों का उदय हुआ। फिर हुआ भारत में व्यापार समुदाय का उदय। व्यापार समुदाय यानी कि पहले तो ये होता था कि आज मैंने बिजनेस शुरू किया, मैं इससे खत्म, लेकिन कोई मुझसे कनेक्टेड नहीं था। लेकिन धीरे धीरे अब बिजनेस ने इतना बड़ा रूप ले लिया है कि हर बिजनेसमैन एक दूसरे से कनेक्टेड होकर एक समुदाय के रूप में हमारे देश में सम्मिलित होने लगे हैं। अगला है व्यापारिक निगम। फिर उदय हुआ व्यापारिक निगम का, जिसमें सरकार का हस्तक्षेप होने लगा। फिर हुआ प्रमुख व्यापार केंद्र। एक केंद्र बना दिया गया जो बिजनेस का सेंटर कहलाने लगा, जिसमें हर बिजनेसमैन को उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना और उससे बंधा हुआ होना जरूरी होने लगा। फिर धीरे धीरे प्रमुख आयात निर्यातों का भी उदय हुआ और अब हमारे देश में ये कंडीशन है कि हम अपने बिजनेस को इतना फैला चुके हैं कि हम अपने भारत में उत्पादित वस्तुओं को विदेशों में भी व्यापार के रूप में स्थापित कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।